नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो शाम के 7:30 बजने वाले हैं। उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो सबसे पहले उस खबर की बात करेंगे जिसकी तस्वीरें कल से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, बर्बरता दिखा रहे हैं सीपीयू की। तो उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में सीपीयू की दरिंदगी का मामला अब लगातार बढ़ता जा रहा है और अब खुद मुख्यमंत्री ने इस मामले में आगे बयान दिया है। जी हां, मामला इतना बढ़ गया कि मुख्यमंत्री को बयान देना पड़ा और अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि आरोपियों पर केस दर्ज किया जा चुका है, 3 पुलिस वाले निलंबित हो चुके हैं और सीएम ने डीजी लॉ एंड ऑर्डर को कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार का कहना है कि घटना के बाद जिन लोगों ने पुलिस पर पथराव किया था उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। तो कल से ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, तो वाकई में इस तस्वीर को देखकर उस वक्त रोंगटे खड़े हो गए थे कल जब ये तस्वीर सामने आई थी। तो दरअसल दीपक नाम के इस शख्स को सीपीयू की सिटी पेट्रोलिंग यूनिट होती है, ट्रैफिक को कंट्रोल करने का काम करती है। तो उसने इस युवक से गाड़ी रोकने के लिए कहा, जो भी वजह रही गाड़ी नहीं रुकी, लेकिन चाबी उठा के माथे पर घोंप दी और इस तरह चाबी का गुच्छा लटकाए हुए युवक घूमता रहा। तो इस तस्वीर को हमने दिखाया और तुरंत जब हमने खबर दिखाई थी कल ही निलंबन की कार्रवाई की बात हो चुकी थी और अब मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि इस तरह की हरकत कतई बर्दाश्त नहीं होगी और डीजी लॉ एंड ऑर्डर से कह दिया गया है कि जो भी आरोपी हैं कठोर से कठोर कार्रवाई उनके खिलाफ की जाए। और अब इस मामले में सीधे बर्खास्तगी की मांग हो रही है। सीपीयू आम लोगों के साथ साथ खासतौर पर लड़कियों से भी गलत व्यवहार करती है। तो ये भी हमने आपको बताया था। दरअसल सीपीयू को आप देखते होंगे कि अलग वर्दी काले रंग की दी गई है जो ट्रैफिक को कंट्रोल करने का काम करती है शहरी इलाकों में, लेकिन अमूमन इनकी ज्यादतियों की, इनकी बदतमीजी की शिकायत भी आती है। तो लोग कह रहे हैं कि लड़कियों से भी गलत व्यवहार करते हैं। तो ऐसे में क्या वाकई में सीपीयू की जरूरत राज्य में है? इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह कह रहे हैं कि राजधानी में ही लोग सीपीयू से परेशान रहते हैं और रुद्रपुर के आरोपियों पर केवल और केवल बर्खास्तगी की कार्रवाई ही होनी चाहिए, उससे कम कुछ भी मंजूर नहीं। लगातार सीपीयू के माध्यम से लोगों की प्रताड़ना करने का काम किया जा रहा है। पूर्व में भी कई ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसके लिए सीपीयू कटघरे में खड़ी हुई है और रुद्रपुर में जो घटना हुई ये तो अमानवीय घटना है। मतलब किस तरीके से एक नौजवान साथी के माथे में जो है चाबी घोंप दी गई, इसकी तो जितने कड़े शब्दों में निंदा की जाए हम निंदा भी करते हैं और सीपीयू के कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह भी उठ रहे हैं और मैं समझता हूं कि सरकार और पुलिस महकमे को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। वाकई में बड़ी गंभीर घटना है। सोचिए आपकी किस तरह की प्रवृत्ति है, किस तरह की मानसिकता है कि क्या ये नहीं लगा होगा कि कैमरे में कहीं हरकत कैद हो जाएगी, युवक आगे कहीं शिकायत करेगा तो हम पर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन यह इतनी ज्यादा हनक थी कि चाबी युवक के माथे में घोंप दी। तो इस घटना को फिर से हम बताते हैं कि कल हुआ क्या था। रुद्रपुर के इंदिरा चौक पर सीपीयू यानी कि पुलिस की जो ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट है, जिसे अब सिटी पेट्रोलिंग यूनिट कहते हैं, जो खास तौर पर शहरी इलाकों में यातायात को, ट्रैफिक को कंट्रोल करती है, तो वो चेकिंग कर रही थी। दीपक नाम का शख्स जिसके माथे पर आप चाबी का गुच्छा लटका हुआ देख रहे हैं, इसको रोका गया तो ये नहीं रुके, लेकिन यहां पर कार्रवाई के और बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे अधिकार वैसे ही सीपीयू को मिले हुए हैं जो कानूनी दायरे में होते हैं। लेकिन देखिए जरा सीपीयू ने क्या किया, जो पुलिसकर्मी वहां पर तैनात थे उन्होंने क्या किया, चाबी युवक के माथे में घोंप दी। ये तस्वीर विचलित जरूर कर रही होंगी आपको, लेकिन सोचिए इतना बड़ा जघन्य अपराध किया है, इतनी बर्बरता की है तो दिखाना भी जरूरी है। तो फिलहाल 2 आरोपी सिपाही और 1 आरोपी दरोगा को निलंबित किया गया है। वैसे भी निलंबन कोई बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं होती, हम सब जानते हैं, लाइन हाजिर हो या निलंबन हो ये कहने के लिए होती है। तो ऐसे में लोग भी कह रहे हैं कि बर्खास्तगी से नीचे कतई ये मंजूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरह की मानसिकता के लोग अगर वर्दी में रहेंगे तो किसी भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। तो सीपीयू को लेकर जो पहले भी सवालों के घेरे में रही थी, फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आपको बताते हैं कि ये एक अलग यूनिट का गठन क्यों किया गया। तो 2014 में सीपीयू का गठन किया गया और सीपीयू का गठन करने के पीछे मकसद ये था कि जो ट्रैफिक रहता है लगातार, और खासतौर पर उत्तराखंड के बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहां पर्यटक बहुत आते हैं लेकिन सड़कें उतनी चौड़ी नहीं है, तो ऐसे इलाकों में ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाए और अगर लूटपाट या चोरी जैसी घटनाएं होती हैं तो उन पर भी एक्शन लेने की जिम्मेदारी इसी यूनिट पर डाली गई और इन्हें हाईटेक
गैजेट दिए गए। अगर आप उत्तराखंड में रहते हैं तो खैर जानते ही होंगे, और जो अगर उत्तराखंड कभी जाते हैं घूमने के लिए उन्होंने भी देखा होगा कि विशेष तरह की वर्दी में बड़े रौब से ये लोग पूरे साजो सामान के साथ नजर आते हैं। लेकिन हालत ये हो गई कि सीपीयू इस वक्त सिर्फ और सिर्फ चालान करने वाली पुलिस बन गई है, और ज्यादातर मौकों पर देखा गया है कि आम लोगों की सुविधा कम बल्कि परेशानी का सबब ज्यादा बन गई है। रुद्रपुर में बाइक सवार युवक के माथे पर चाबी घोंप दी थी, हरिद्वार में युवक को गाड़ी के कागजात के लिए घर भेज दिया और 8,000 का चालान भी कर दिया। तो वही रामनगर में चालान के बाद एक युवक के साथ मारपीट की गई, और रामनगर में वकीलों के साथ भी सीपीयू ने अभद्रता की। वहीं 2018 में टेम्पो चालक के साथ बदसलूकी की, और कांग्रेस नेता के साथ भी इस यूनिट का विवाद हो चुका है। यानी कि राज्य की जनता की बेहतरी के लिए जिस यूनिट का गठन किया गया था, अब वो लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनते जा रही है। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या इस यूनिट को इसी तरह आगे बढ़ाना चाहिए या फिर इसे खत्म कर देना चाहिए। किसी तरह के दुर्व्यवहार की शिकायत आई है तो हम समय समय पर सीपीयू कर्मियों पर कार्रवाई करते रहे हैं। अभी भी हमने देखा है, भी हमारे जो है कुछ एक इसका रोस्टर प्लान बना हुआ है कि 3 साल 4 साल बाद जो रोटेट होना है, वो भी अब कार्रवाई इनकी करवाई जा रही है। चलिए, और अब बात कुदरत के कहर की। बारिश और बर्बादी की तस्वीरें पिथौरागढ़ के बंगापानी तहसील में हर ओर नजर आ रही है, देखिए जरा। और फिलहाल अब जबकि हालात काबू से बाहर हैं, तो ऐसे में सेना एक बार फिर से देवदूत बनकर लोगों की मदद के लिए यहां उतरी है। धारचूला में मौजूद कुमार स्काउट के जवान आपदा प्रभावित इलाकों में पहुंच चुके हैं। बंगापानी तहसील में बीती रात बारिश का जो तांडव देखने को मिला, 2 दर्जन से ज्यादा मकान समीदोस हो गए, और मेतली में एक महिला की मलबे में दबने से मौत हो गई, जबकि जारा जिबली में एक महिला का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, और जबकि यहाँ अगर बात करें तो 6 दर्जन से ज्यादा मकान मलबे में दब चुके हैं, या फिर किसी पर बड़े बड़े बोल्डर गिरे कि वो मकान पूरी तरह तहस नहस हो गए, और इस इलाके को जोड़ने वाली बीआरओ के भारी पुल आसमानी आफत की भेंट चढ़ गए हैं, और इसकी वजह से जो बंगापानी का इलाका है वो बाकी दुनिया से कट गया है। देखिए जरा, पानी और कीचड़ का ये सैलाब जहां तहां नजर आ रहा है। डीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम लुमती में और वहाँ पे ऊपर जो चामी ग्राम पंचायत है वहाँ तक पहुँच गया है। चामी में बता रहे हैं कि 80 व्यक्ति जो है वहाँ पे फंसे हुए हैं, जो कि नीचे नहीं आ पा रहे हैं सड़क या मार्ग बाधित होने की वजह से। उनको रेस्क्यू करने की कार्रवाई जा रही है, और उनको हम लोग जो है अन्य सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने की कार्रवाई भी किया जा रहा है। तो बंगापानी में जो आसमानी आफत बरसी है उसमें एक महिला की जान चलेगी। तो मेतली गांव में मलबे के नीचे से लोगों ने महिला के शव को खोज निकाला, लेकिन इस दौरान लोग उस वक्त हैरान रह गए जब मलबे में महिला के साथ ही दबे कुछ मवेशी, जिसमें गाय और भैंस शामिल थे, वो घंटों बाद भी सुरक्षित थे, जीवित थे। तो ऐसा कई बार देखा गया है कि मलबे में दबने से इंसानों की तो कुछ ही मिनटों में मौत हो जाती है, लेकिन जानवरों के अंदर शायद ज़्यादा इच्छा शक्ति रहती है, कुछ ज़्यादा सामर्थ्य रहता है, जिससे वो घंटों तक मलबे के नीचे भी जीवित रहते हैं। तो तबाही की तस्वीरें हर तरफ से आ रही हैं। भूस्खलन की एक और हैरानी भरी तस्वीर आई है। पिथौरागढ़ का ही ये वीडियो जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये धारचूला तहसील के एलागाड़ का है। तो ये तस्वीर बता रही है कि जब कुदरत अपने पर आ जाती है तो इंसान तिनके के समान नजर आता है उसके सामने। देखिए जरा, कैसे भर कर एक पहाड़ी का बड़ा हिस्सा नीचे गिर रहा है। तो नेपाल के लोगों ने इसे अपने मोबाइल के कैमरे में कैद किया है, और इस मलबे ने एनएचपीसी के पावर हाउस को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। और एक और वीडियो आपको दिखा रहे हैं जहां धारचूला तहसील का ही वीडियो है। यहां की खुमती में पूरा पहाड़ ही नाले में समा गया, जिसमें स्थानीय लोग डरे हुए हैं क्योंकि पहाड़ों से इस बार लगातार भूस्खलन हो रहा है। और इन सब के बीच कल के लिए तो रेड अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने, यानी कि बहुत से भी बहुत तेज बारिश होने वाली है। राज्य के 6 जिलों में कल से बहुत ज्यादा भारी बारिश हो सकती है, और वो जिले भी आपको बता दें जिसमें कुमाऊं के पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, उधमसिंह नगर, और वहीं अगर गढ़वाल की बात करें तो पौड़ी जिला शामिल है, और चंपावत जिले में भी भारी बारिश का अलर्ट है। यानी कि एक बार फिर से जो तबाही से अभी लोग उबरे भी नहीं हैं और बड़ी तबाही आने वाली है। तो ऐसे में प्रशासन भी कोशिश कर रहा है कि जो भी थोड़े खतरे वाले इलाके हैं वहां से लोगों के घरों को खाली करा रहा है। वहीं चंपावत के पंचेश्वर में काली नदी में डूबती एक महिला का वीडियो सामने आया है। महिला नदी में बहती हुई दिखाई दे रही, लेकिन महिला को बचा लिया गया। वहां मौजूद मंदिर के साधु और स्थानीय लोगों ने मिलकर महिला को बचाया। महिला को यहां पर लड़की की मदद करके इसको बाहर निकाला गया। तो ये देखिए जरा, ये वीडियो सामने आया है, 27 जुलाई का वीडियो बताया जा रहा है, और ये बताया गया कि गृह क्लेश से ये महिला परेशान थी। तो ये भी मामले उत्तराखंड में
बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से सामने आ रहे हैं खुदकुशी के कलेश के, क्योंकि बहुत सारे लोग अपना रोजी रोजगार छोड़कर घर गए हैं और वहां भी आफत कम नहीं हो रही है। तो फिलहाल इस महिला को बचा लिया गया। राज्य सरकार और हंस फाउंडेशन ने मिलकर 100 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ किया है। इसके अलावा 10 अस्पतालों को कोविड टेस्ट मशीन, एम्बुलेंस और स्कूल बस दी गई है। वहीं 75 करोड़ का नेशनल स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट भी उत्तराखंड में खुलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि फाउंडेशन राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरी से काम कर रहा है। जिन योजनाओं का यहाँ पर ये शुभारंभ किया गया है, लगभग 100 करोड़ की योजनाएं हैं और उत्तराखंड में चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र होगा, शिक्षा का क्षेत्र होगा, संस्कृति का क्षेत्र होगा, हर जगह आज आपकी एक मैं कहूँ कि टॉप 1 पर आपके द्वारा यहाँ पर सेवाएं की जा रही हैं। बहुत से स्कूलों में जितना भी साइंस लैब थी, एजुकेशनल चीज़ें थी, वो सब दी गई। और एम्बुलेंस आप देख रहे जहाँ जहाँ की प्रार्थना आई थी उन गाँव में दी गई। तो ऐसे बहुत से कार्य हैं। और बड़े प्रशासनिक फेरबदल की बात करेंगे तो 31 जुलाई को मौजूदा मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह रिटायर हो रहे हैं, लेकिन इसके बाद उन्हें एक अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। तो खबर है कि उत्पल कुमार सिंह उत्तराखंड इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के नए चेयरमैन हो सकते हैं और रिटायरमेंट के तुरंत बाद उत्पल कुमार सिंह ये पद संभाल सकते हैं। तो सरकारी प्रवक्ता मदन कौशिक का कहना है कि फिलहाल इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि ये प्रोसेस है, जो फैसला होगा प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया के तहत होगा। तो उत्पल कुमार सिंह 1986 बैच के उत्तराखंड कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और 25 अक्टूबर 2017 से राज्य के मुख्य सचिव हैं। वो जो भी निर्णय होता है, देखिए निर्णय होने की एक प्रक्रिया होती है और प्रक्रिया के अंतर्गत ही सब कुछ होता है। तो इसलिए पहले ही कुछ कह देना तो ये तो इस तरह की बात नहीं है। वो जो भी हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल, जिसे कोरोना मरीजों के लिए विशेष तौर पर रखा गया है, वहां 8 मरीजों की संदिग्ध मौत की खबर को हमने लगातार दिखाया था। इस खबर का बड़ा असर हुआ है। नैनीताल के जिलाधिकारी सविन बंसल ने खबर का संज्ञान लेते हुए सभी मौत के जांच के आदेश दिए हैं। डीएम ने सीएमओ नैनीताल से कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो भी मरीज यहां अपनी जान गंवा चुके हैं उनका डेथ ऑडिट हो। बता दें कि सुशीला तिवारी अस्पताल में बने आईसीयू 4 महीने तक मरीजों के लिए खोले नहीं गए और आरोप है कि आईसीयू के अभाव में ही इन मरीजों ने दम तोड़ दिया। 3rd ईयर आईसीयू में टाइमली शिफ्ट ना होना क्या कारण था डेथ्स का? क्या उसने डेथ को एक्सेलरेट किया? सेकेंडली, यदि हाई इंटेंसिव केयर की उनको आवश्यकता नहीं थी तो ये आईसीयू किन कैटेगरी के मरीजों के लिए हमने डेजिग्नेट किया हुआ है। सो इन बिंदुओं पर हमारी हाई लेवल डेथ ऑडिट कमेटी पुनः रिव्यू कर आख्या दी। और पिथौरागढ़ जिले में कोरोना से पहली मौत हुई है। एसएसबी में तैनात एक जवान के इलाज के दौरान मौत हो गई। ये जवान कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर से पिथौरागढ़ लौटे थे। कोरोना संक्रमित होने के बाद जिला अस्पताल के आईसीयू में इनका इलाज चल रहा था, लेकिन हालत सुधरी नहीं। को हायर सेंटर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही जवान ने दम तोड़ दिया। और अस्पताल प्रबंधन पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हायर सेंटर अगर वक्त रहते ही रेफर कर दिया होता तो शायद जवान की जान बच जाती। तबीयत में गिरावट आई थी, उसको देखते हुए हम लोगों ने उनको रेफर करने का निर्णय किया गया। संबंधित जो पीएमएस थे उन्होंने भी उसका जांच परीक्षण करके रेफर करने की कार्रवाई किया गया और रेफर करने के उपरांत जो है अपने अस्पताल तक पहुंचने से पहले ही रास्ते में उनका मृत्यु हो गया दुर्भाग्यवश। और अगली बड़ी खबर पिथौरागढ़ से ही है, जहां बसेड़ा अस्पताल में एक साथ 13 लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं। अस्पताल में मरीज के साथ स्टाफ को भी कोरोना हुआ है, जबकि अस्पताल पहले ही सील किया जा चुका है। तो ये बड़ी खबर है। पिथौरागढ़ के बसेड़ा अस्पताल में एक साथ 13 लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं। तो अस्पताल के मरीज के साथ जो स्टाफ था उसे भी कोरोना हुआ है। राजधानी के दून अस्पताल को छावनी में तब्दील किया गया है, जिसमें एक प्लाटून पीएसी, 30 कांस्टेबल, एक क्यूआरटी टीम के साथ 2 दरोगा और 1 इंस्पेक्टर 24 घंटे निगरानी करेंगे। तो सुद्धवाला जेल में 66 कैदियों को कोरोना होने के बाद दून अस्पताल में शिफ्ट किया गया है और जिन जिन वार्ड में इन कैदियों को रखा गया है वहां बाकायदा सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, यानी कि कैदियों की पूरी सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया गया है। उधर रामनगर में क्वारंटीन सेंटर में एक शख्स की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि शख्स मिर्गी का मरीज था और सरकारी अस्पताल में लैब अटेंडेंट था। अस्पताल में ही वो कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए और उन्हें क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था, लेकिन उनकी मौत हो गई।
और बड़ी खबर आ रही है, जो सीपीयू की करतूत हम लगातार कल से दिखा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री ने तो संज्ञान लिया ही था। एक और बहुत बड़ी खबर, इसका महाअसर हुआ न्यूज 18 की खबर का, इन तस्वीरों का। पीएमओ यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी इसका संज्ञान लिया है। तो पीएमओ ने इस मामले में रिपोर्ट मांगी है और गंभीरता से जानकारी ली है। अब सीपीयू का मामला बेहद गंभीर होता जा रहा है। तो कल से जो हम खबर लगातार दिखा रहे थे और यही सवाल उठा रहे थे कि आखिर जो जिम्मेदार लोग तैनात हैं लोगों की सुरक्षा के लिए, इतना बर्बरतापूर्ण व्यवहार कैसे कर सकते हैं। तो पहले पुलिस विभाग ने संज्ञान लेते निलंबन की कार्रवाई की, फिर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए कठोरतम कार्रवाई की बात की, और अब पीएमओ यानी कि प्रधानमंत्री ऑफिस में भी इस घटना का संज्ञान लिया गया है और इस मामले में रिपोर्ट मांगी गई है और जानकारी मांगी गई है। तो अब लगातार जो सीपीयू का मामला है वो बेहद गंभीर होता जा रहा है। तो रुद्रपुर की कल की तस्वीरें हैं जो वाकई में देखने लायक तो नहीं है, लेकिन दरअसल ऐसी ही झकझोरने वाली तस्वीर के बाद ही एक्शन लगातार हो रहे हैं। स्वागत है ब्रेक के बाद। तो उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे कल घोषित हो रहे हैं। सुबह 11 बजे नतीजे घोषित होंगे। बोर्ड मुख्यालय रामनगर में अनाउंसमेंट के दौरान शिक्षा मंत्री भी यहां पर मौजूद रहेंगे। तो इस साल बोर्ड एग्जाम में 2,71,690 छात्र शामिल हुए थे। इनमें से 12वीं में 1,31,301, तो 10वीं में 1,50,389 छात्र शामिल हुए हैं। तो सीबीएसई की तर्ज पर ही 3 सब्जेक्ट के आधार पर नंबर घोषित किए जाएंगे। तो आपको बताते हैं कि सबसे तेज रिजल्ट आप कैसे देख सकते हैं। तो सिर्फ news18uttarakhand.com पर आप अपने नतीजे देख सकते हैं। तो बच्चों की मेहनत का ये फल होता है और ऐसे में एक एक मिनट का इंतजार बहुत ज्यादा भारी लगता है। तो आप news18uttarakhand.com पर अपने नतीजे सबसे पहले देख सकते हैं। और चलिए अब आज का कोरोना अपडेट आपको दे दें। तो राज्य में कोरोना के 259 मामले सामने आए हैं। तो इस तरह से जो एक्टिव केस हैं उनकी संख्या हो गई है 2,759। उधम सिंह नगर में कोरोना के 108, देहरादून में 33, हरिद्वार में 42, नैनीताल में 45, तो अल्मोड़ा में भी 10 मामले आज सामने आ गए हैं। चलिए इसी खबर के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी।